नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो कैप्टन सिंह ने कहा कि वे सिर्फ शिष्टाचार भेंट के लिए मनोहर लाल से मिलने के लिए आए थे। कैप्टन सिंह ने यह भी कहा कि आज मुलाकात में राजनीतिक बातें नहीं हुई हैं, वे सिर्फ कॉफी पीने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने आए हैं। वहीं किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर कैप्टन ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। This was a simple courtesy meeting जो मैंने खट्टर साहब से 2-3 बार टेलीफोन पे हमारी बात हुई, तो मैंने उनको बोला था जिस दिन फ्री हो गया मैं आके I'll come and sit with you. So it was purely a courtesy meeting. But the agitation now, everything is over. The 3 bills have been passed by Parliament. The other issues which they raised, the farmers raised 6 or 7 issues. That Government of India has agreed to give it. So there's no issue left. ਜਦੋਂ Government of India ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇसेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। हरियाणा मेडिकल काउंसिलिंग के तत्वाधान में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में 75 वर्ष से अधिक आयु के 90 डॉक्टर्स को वट वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेक्टर 5 में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सम्मान दिया। सम्मान पाने वालों में सबसे अधिक 92 आयु के सिरसा के डॉक्टर RS सांगवान शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर्स की मांग को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रतिक्रिया जारी है और हर वर्ष 2500 डॉक्टर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और हमारा टारगेट है कि ऑन एवरेज एक मेडिकल कॉलेज का मतलब हरियाणा में 22 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। 22 मेडिकल कॉलेज की हमारी टारगेट हमने रखा था 2014 में 15 में, और अब जितने चल रहे हैं या जो बिल्कुल जिनका DPR बन गए या कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, शायद 18 या 19 तो हो गए हैं। 2-3 की कमी है। और अगर मैं कंपेयर करूं नंबर ऑफ मेडिकल यानी सीट्स MBBS सीट्स से, तो जो उस समय 700 थी, अभी इस साल में 1685 एडमिशन हुए हैं MBBS के हरियाणा में, और हम इनको 2500 तक ले जाना चाहते हैं। ये भी मैं समझता हूं कि देश का इकलौता ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसमें वरिष्ठतम 75 साल से ऊपर के डॉक्टर्स को, जिनको दुनिया भूल जाती है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मुझे बताया गया कि सबसे सीनियर डॉक्टर सिरसा से डॉक्टर सांगवान आए हैं। उनकी आयु 92 ईयर्स ओल्ड है, 92 साल। तो वहीं हरियाणा में विमानों में इस्तेमाल होने वाली ईंधन पर लागू वैल्यू एडेड टैक्स में कटौती कर 1% कर दिया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा सरकार के इस कदम की सराहना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का ये कदम अन्य राज्यों के समक्ष एक उदाहरण पेश करेगा। सिंधिया ने अपने ट्वीट में कहा कि विमान ईंधन पर वैट की दर को 1% करने से हरियाणा में हवाई संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही हरियाणा कर दरों में कटौती करने वाले अंडमान एवं निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा की लिस्ट में शामिल हो गया है। रेवाड़ी के बावल नगर पालिका में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ करने पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश में मुखिया मनोहर लाल की सोच है कि हर गरीब और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जिसके वो सही मायने में हकदार हैं। इसी कड़ी में इन रोजगार मेलों का आयोजन
प्रदेश भर में किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो रोजगार ऋण उपलब्ध करवाने में लोगों को परेशान ना करें और जल्द से जल्द योजनाओं के तहत उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राकेश टिकैत के बयान पर कहा कि किसान संगठन कानून व्यवस्था को खराब ना करें। देखो ऐसा है, अब जो किसान संगठनों की जो मांग थी कि भी 3 कानून वापस लिए जाएं, तो वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। तो अब किसान संगठनों को प्रधानमंत्री जी की बात का मान रखते हुए उन्हें अपना आंदोलन ख़त्म करना चाहिए और जो देश का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। आज जो हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार उत्थान, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो लगाया है, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है, उनकी ये सोच है कि परिवार की ज़रूरतमंद आदमी, जो सबसे गरीब आदमी है, जिनको हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसी सोच के तहत ये मेले लगाए गए हैं ताकि हमारे जो गरीबी की जो रेखा है, जिनकी 50,000 भी इनकम पर साल की नहीं है, उन लोगों को इस पहले उसमें फेज़ में लिया गया। उसके बाद जिन लोगों की 50,000 से 1 लाख इनकम, उनको लिया जाएगा और उसके बाद 1 लाख से 1,80,000 तक के लोग हैं, उनको लिया जाएगा ताकि सभी को हम गरीबी रेखा से ऊपर ले जा सकें और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। तो जिस तरह से हमारे पास शिकायत आती रहती है कि हमें लोन नहीं मिलता और बैंक वाले कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो वो लोग काफ़ी परेशान होकर बैठ जाते हैं और जो हमारी जो स्कीम है उनको उचित लाभ नहीं ले पाते वो। तो आज मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि आगे से इस तरह की कोताही ना बरतें और लोगों को अननेसेसरी परेशान ना करें और जो स्कीम हमारी सरकार ने लागू की उनका लाभ। अपने लोहारू दौरे के दौरान सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खेतों में जाकर फसल का जायजा लिया। इस दौरान किसानों के लिए उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कि हरियाणा में किसानों से संबंधित 3 विश्वविद्यालय हैं। सबसे पुराना तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार है। उसका बहुत बड़ा सेंटर 100 एकड़ से ज़्यादा में गोकुलपुरा में बनेगा, जहां पर किसानों को अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे, खेतीबाड़ी की विधियां सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, क्लासेस भी लगेंगी और हमारे इलाके की तरक्की होगी। दूसरा विश्वविद्यालय हमारा करनाल में है, हॉर्टिकल्चर का, बागवानी का। उसका एक सेंटर हमारा खरकड़ी में लगभग 125 एकड़ के अंदर ये बनने जा रहा है। जब ये सेंटर बन जाएगा तो यहीं पर सारे बागवानी के जितने भी तरीके हैं, सब्जी बोने के जितने तरीके हैं और उसकी बाद में जो सब्जियों की, फलों की, फूलों की उपज के बाद जो विधियां हैं, वो सारी किसानों को सिखाएंगे। हमारा जो परंपरागत खेती है, गेहूं की, धान की या बाजरा की, ज्वार की, उसको छोड़ के फूलों की, फलों की, सब्जियों की, बाग की जो खेती करेंगे तो उससे किसानों को फायदा होगा। मछली का एक सेंटर गरवा में खुलेगा, जो खारे पानी का इलाका है। हरियाणा में लाखों एकड़ जमीन है जो खारे पानी की है। वहां पर भी 2.5 एकड़ के एक फार्म में 6 महीने के अंदर 10-10, 15-15 लाख रुपए की कमाई हो रही है। कम से कम 400-500 किसान ये काम पिछले साल कर चुके हैं। इस बार हमारा कोशिश होगी कि हजारों की संख्या में किसान इसको अपनाएं। खेती बाड़ी के बारे में जो पिछले 7 साल में काम हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ और तरह तरह की स्कीमें लेके आए हैं। यूरिया की कालाबाजारी थी, उस पर नियम नियमन किया, केसीसी ज़्यादा बनवाए, ड्रिप इरिगेशन की स्कीम लेके आए, किसान सम्मान निधि की। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार समृद्धि उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और साथ ही साथ फरीदाबाद के तमाम विधायक, जिला उपायुक्त भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर इस मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे तमाम विभागों के अधिकारियों को बिठाना और गरीब असहाय लोगों की मदद और स्कीम के लाभ की जानकारी पहुंचाना है। लाभदायक साबित होंगे जिनको विभागों तक पहुंचने में थोड़ा कष्ट होता है, नहीं पता पाते हैं कि ऑफिस कहां है, लेकिन यहां पर अब खुले में। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो आज इसके मेले से शुरुआत करें, अंत्योदय जिस आदमी को जिसकी जरूरत है उसके आज मेले का उद्घाटन सभी बेन सीमा जी, नील गुप्ता जी, मुरलीन पांडा चेयरमैन, अपने राजेश नागर जी को, अपने नीलेश शर्मा जी, सभी अधिकारी को उसकी शुरुआत करिए कि आदमी को लाभ में जिस चीज़ में जिसकी ज़रूरत हो। ये एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में किसका इंटरेस्ट है, उद्योग क्षेत्र में उद्योग में है, आय से कम उसकी मान लो आय में 1,80,000 से कम है उसको लोन। ये सारी स्कीम जो प्रदेश की जो स्कीम है उसको लागू करना और अंतिम व्यक्ति जिसको जरूरत है उस तक पहुँचाना ये सरकार का कर्तव्य है। और इसके लिए मेले का आयोजन है। हमें सभी साथी इस मेले का आयोजन रखा है और मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं और जो लिस्ट है उसका सबको लाभ मिले। मंत्री जी क्या मानते कितना लाभ लोगों को इससे मिलने वाला है? हर चीज़ का जितने मेलों से या जितने लोगों के प्रचार प्रसार से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों में जागृति होगी। लोग अगर रह जाते हैं आने वाले समय फिर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। राकेश टिकैत ने धमकी दी है दोबारा से कि 26 जनवरी भी नज़दीक है, 4 लाख ट्रैक्टर भी वहीं है और किसान भी वहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये काम की विकास की सरकार है। अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिले और जो प्रधानमंत्री ने करना था किसानों को लेकर दिया, किसानों के हित में करा था और देश के हित में वापस ले लिया। अब महेंद्र जी का कोई कहने का उचित नहीं। इनका कितना लाभदायक साबित होगा युवाओं को, इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस तरह के मेले का आयोजन किया, क्योंकि कई युवाओं को ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि भाई किस तरह से कहाँ पर उनकी मदद हो सकती है। तो यहाँ पर सारे विभाग, सारे अधिकारी और डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे हैं और उनको यहाँ पर आकर उनको लाभ मिलता है। सर यहाँ पर जैसे कुछ कृषि करना चाहें तो अंत्योदय के तहत जो आखिरी पंक्ति में हमारा व्यक्ति खड़ा है उसके लिए मदद के लिए जिसकी आय 1,80,000 से कम है उसके लिए लोन की भी सुविधा है। आम के लिए भी उसको लोन दिया जा रहा है, रोजगार के लिए भी लोन दिया जा रहा है और मछली पालन के लिए भी, किसी कृषि के लिए भी और कोई भी काम जो करना चाहता है उसके लिए लोन दिया जा रहा है। आज युवा मेला भी यहाँ पर लगाया गया, कई विभाग यहाँ पर आए हुए हैं। उनको रोजगार के लिए भी उनको ट्रेनिंग अगर देनी है तो ट्रेनिंग भी निःशुल्क फ्री पर ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको जो क्रैश कोर्सेज हैं उनके लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। खबरें और भी हैं लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का
दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीनू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद में कृषि कानूनों की वापसी पर बीजेपी के सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रतिक्रिया दी है। बराला ने कहा कि आज औपचारिक तौर पर कृषि कानून वापस हो गए हैं, इसलिए किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों को लेकर भी सुभाष बराला ने कहा कि बीजेपी के नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और मूलचंद शर्मा की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष के हंगामे पर बराला ने ये बोला है कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और अब किसानों का कंधा भी हट गया है, तो विपक्ष तिलमिला रहा है। भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहली सरकार है जो ईमानदारी के साथ काम कर रही है और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही है। औपचारिक रूप से वो वापिस हो चुके हैं। मैं समझता सब हमारे किसान भाइयों को, किसान संगठन को अपने इस आंदोलन पर पुनर्विचार करना चाहिए और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था आंदोलन वापसी का, आंदोलन वापसी करनी चाहिए। बाकी तो किसान संगठन लेकर के अपने किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, जो व्यवस्था है चुनाव होने की उसको पूर्ण करें। तो पंचायती राज की जो चुनाव की व्यवस्था है वो अभी कोर्ट में है, कोर्ट के डिसीजन के बाद बात आएगी। और स्थानीय निकाय विभाग की ऐसी बात लगती है कि वो चुनाव करवाने की स्थिति में अपने आप को लेकर के आया, जो व्यवस्थाएं उसने खड़ी करनी चाहिए वो व्यवस्था खड़ी कर रहा है। जब भी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग उठाई है कि सरकार किसानों की बाकी मांगों पर अपना रवैया स्पष्ट करे और किसानों से बातचीत करने के बाद ही कोई कानून बनाए। जो बाकी मांगे उन मांगों पे भी सरकार उत्तर दे। एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने जाने की मांग, किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी वापसी की मांग और इन परिवारों को जिनने अपना कोई किसी को खोया इस आंदोलन में उनको आर्थिक मदद और सरकारी रोजगार देने की मांग, इन मांगों के प्रति भी सरकार अपना रवैया स्पष्ट करे। मैं मानता हूं जो एमएसपी की मांग है वो कोई नई नहीं है। इस मांग पर सरकार किस प्रकार से एमएसपी को प्रणाली को व्यापक करे, कानूनी अमली जामा पहनाए, एमएसपी गारंटी का कानून किस रूप में बने, उसके लिए सरकार को सारे किसान संगठनों को बुलाना चाहिए। पहले बुलाए, बातचीत करके कानूनी मसौदा तैयार करे और फिर संसद के लाए। पहले जैसे सरकार ने इस बार किया कि 3 बिल पहले ऑर्डिनेंस ले आई, बाद में किसान संगठनों से चर्चा कर रहे, वो नहीं। पहले किसान संगठनों से चर्चा की जाए और इस पे कानूनी एमएसपी पे कानूनी गारंटी का कोई ना कोई कानूनी मसौदा बनाया जाए।
वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में दिल्ली में महंगाई को लेकर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की रैली के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि HPSC पर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा हुड्डा ने पेपर लीक मामले पर भी रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। विपक्ष आपके समक्ष तो 2 कार्यक्रम हम कर चुके, एक करनाल में और एक जींद में। बहुत कामयाब वो कार्यक्रम, लोगों से बहुत हमारे को फीड मिला। तीसरा कार्यक्रम हमारा नूह में 11 तारीख को था, लेकिन 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में एक रैली करने जा रही है महंगाई को लेकर। इस वास्ते वो तिथि हमने 11 से 26 कर दी है। नौकरियों का मामला, ये पारदर्शिता से नौकरी दे रहे हैं हम, मेरिट पे दे रहे हैं, उसकी पोल खुली है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई और पारदर्शिता मेरिट नोटों की टची में बंद आ गई। ये साबित हो गया। इन्होंने, मैंने पहले कह रहा था कि ये इन्होंने जो नौकरियां जो लगाई हैं वो जो है जैसे परचून की दुकान में परचून बेचते हैं ना, इस तरह नौकरियों के भाव लगे हुए थे और इस तरह बिके। और आपने देखा SS कमीशन में, सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही हुआ। चेयरमैन सस्पेंड हुआ उस टाइम, बहुत सारे लोग पकड़े गए उनके। इसी प्रकार से HPSC में, अब HPSC की उसकी जिम्मेवारी तो चेयरमैन की होती है। चेयरमैन तो वही है, तो जांच कैसे होगी? जांच नहीं होगी। और उसके आगे बढ़कर ये जो और फैलाव कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी ख़त्म कर रहे थे, उनकी नौकरियां भी HPSC और ये अपना सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में लेके आ रहे थे। इसमें भी यही घोटाले के लिए था कि नौकरियां जो आ लिया थैले से बाहर बिल्ली आ ली, तो इसमें क्या दोहराएं। मेरी मांग ये है कि सिटिंग हाई कोर्ट जज द्वारा जांच कराई जाए और जब तक जांच पूरी ना हो HPSC के चेयरमैन को अपना पद छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये न्याय संगत नहीं होगा। पेपर लीक कितने हुए हैं? पेपर बनाने वाला करोड़ी और लीक करके आगे पहुंचाने वाला लखी और करोड़ी पैदा कर दिए। कितने 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो कह रहे हैं 20 साल की डीप रूटेड, और नाम ले रहे हैं कि भाई एक नेता की तो 10 साल सजा होगी। हमारे यहाँ तो, मेरे यहाँ जब तक हमारी सरकार रही तो कोई इस किस्म का कोई केस नहीं हुआ। हाँ, कुछ नौकरियां रद्द हुई हैं टेक्निकल ग्राउंड पे, कोई भ्रष्टाचार के ऊपर, लेन देन के बारे में इसमें कोई वो नहीं हुआ। 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली JJP की जन सरोकार रैली को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि JJP के नेताओं को उनके गृह क्षेत्र सिरसा में ही घुसने दिया जा रहा है और अब इस पार्टी के नेता बाहरी क्षेत्रों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के दिलों में जगह बनाने में कतई सफल नहीं हो पाएंगे। बना रही है, क्या कारण है? जो उनका गृह क्षेत्र है, गृह जिला सिरसा, वहाँ तो ये लोग घुस नहीं सकते हैं। उचाना जो इनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ ये घुस नहीं सकते हैं। क्यों दूसरे एरियाज में आ रहे हैं? क्यों अपने एरिया में नहीं जाते? अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना क्या भी स्थापना, आज लोगों का जज्बा से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि लोगों ने जो इनको वोट दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनको दिया था, लेकिन इन्होंने BJP के साथ जाकर उनकी सरकार बनाकर हरियाणा को पीछे ले जाने। गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र करनाल में किसानों को गुड़ शक्कर की नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद किसान सूक्ष्म उद्यमी बनकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि गुड़ शक्कर का निर्माण की छोटी इकाई से एक किसान प्रतिदिन 1 क्विंटल तक गुड़ बना सकते हैं। किसान भाइयों के लिए हमने एक मशीन बनाया जो सोलर सिस्टम से चलती है और छोटी सी मशीन है। सोलर सिस्टम से कहीं भी सड़क के किनारे खड़ा कर दीजिए, वो गन्ने का जूस उससे निकाल के और फ्रेश ताज़ा जूस पिलाइए। तो यह अभी हम कर रहे हैं। और गन्ना का जब मैंने देखा कि भाई गन्ने के गुड़ की बड़ी आवश्यकता है, डिमांड है, तो हमने बृहद स्केल पे इसका उत्पादन शुरू किया है। जो हमारे गेट के बगल में एक इसकी यूनिट बना रहा हूँ, सेल काउंटर है, वहाँ गन्ना भी बेचने जा रहा हूँ, गन्ना का जूस भी बेचूंगा, गन्ने का प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रहेगा। फ्रेश गन्ना, तिल वाला, अदरक वाला, सौंठ वाला। यहाँ पर गुड़ बनाया जा रहा है जी।
बिना मसाले का है जी, कोई मसाला नहीं डाल रहे इसमें, कोई सकड़ाई वगैरह कुछ नहीं है जी। ये बिल्कुल आसान तरीका है जी, जो जिम्मेदार करना चाहा तो कर सकते हैं जी, बहुत सस्ते में पड़ते हैं जी। उसको दूसरी तरफ बदल के फिर इसकी मैली मूली तार के इधर बना लेते हैं हम, और इसको ना ये पौष्टिक आहार बन गया एक हिसाब का। और 4 मसाले गिरते हैं बाहर, तो 4 मसाले गिरते हैं इससे, और हम तो बगैर मसाले का बना रहे हैं। तो इसी के साथ हरियाणा चौपाल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।